नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पुनः आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज फिर लेकर उपस्थित हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की एक श्रृंखला को, जिसमें हम लोग आज इतिहास खंड के प्रमुख प्रश्नों को देखेंगे। आप सभी ये जरूर बताइए कि आपके टोटल इस 15 प्रश्नों की श्रृंखला में कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो आज आप सभी बिल्कुल रेडी होंगे। चलते हैं, शुरुआत करते हैं बिना देर किए अपने पहले प्रश्न पर। निष्क शब्द प्राचीन भारत में किससे संबंधित था? कर से, वस्त्र से, स्वर्णाभूषण से या फिर भूमि नाप से? तो जो निक्स शब्द है बेटा, ये आपके कहाँ से संबंधित है? पहली चीज तो ये है, ये वैदिक काल से संबंधित है। कहाँ से? वैदिक काल से। और जो यहाँ के प्रमुख जो प्रचलित स्वर्ण आभूषण हुआ करते थे, उसको निक्स के नाम से कहा जाता था, या फिर कहें जो आपके स्वर्ण होता है उसका ही एक प्रतीक था। कौन सा? आपका निष्क शब्द। और इसका उल्लेख कई बार जो है ऋग्वैदिक काल में मिलता है, या फिर कहें ऋग्वेद में मिलता है। और इसका प्रयोग जहां जहां पे भी दिया गया है, अलंकरण या मूल्य के तौर पे किया गया। मतलब दो रूपों में, पहला क्या है? पहला मूल्य है, और दूसरा क्या है? दूसरा आपका अलंकरण है, मतलब सुशोभित करने के लिए। तो इन दोनों चीजों को याद रखिएगा। और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद में। ठीक, तो ये 3-4 चीजें आपको याद रखनी। चलते अगले प्रश्न पर। राजसूय यज्ञ का उद्देश्य क्या था? कृषि की वृद्धि करना, धार्मिक शुद्धि का करना, सम्राट की सर्वोच्चता को स्थापित करना, या फिर वर्षा की प्राप्ति करना? तो बेटा यहाँ पे जो सम्राट की सर्वोच्चता है उसको स्थापित करने के लिए राजसूय यज्ञ का जो है आयोजन किया जाता था। इसमें क्या होता है? अपनी सर्वोच्च सत्ता एवं राजनीतिक प्रभुत्व को के लिए यज्ञ शासक करते थे, जो कि अन्य शासकों को अधिकार स्थापित करने की बात करता है कि भैया अन्य शासक भी इसके अधीन आ जाएंगे, जो जो शामिल होता जाएगा वो इनके अधीन आता जाएगा। तो इसलिए अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए किया जाता था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मातृ देवी की मूर्तियां किसका संकेत देती हैं? युद्ध संस्कृति का, मातृ सत्तात्मक समाज का, धार्मिक आस्था का, या फिर कृषि तकनीक का? तो बेटा यहाँ पे याद रखिएगा, ये किसका जो है उदाहरण मिलता है? तो यहाँ पे जो मातृ देवी की मूर्तियां हैं, ये हमेशा धार्मिक जो है आस्था का प्रतीक दिखाती हैं। अभी तो फिलहाल मातृ देवी की मूर्ति या एक नर्तकी की मूर्ति यहाँ पे प्राप्त होती है हड़प्पा सभ्यता में। अभी एनसीईआरटी ने एक गजब का काम किया है। वो अभी तक क्या थी, नग्न अवस्था में थी, लेकिन एनसीईआरटी ने अभी कुछ अपने सिलेबस में क्लास 9th का शायद है, उसमें क्या किया है, उसमें आपका उसे वस्त्रों को धारण करवा दिया है। तो देखते हैं कि इस पे क्या विवाद तो फिलहाल चल रहा है कि जो रियलिटी थी, जो रियल अवस्था में प्राप्त हुई थी, अभी तक जो चल रहा था, उसको क्यों परिवर्तित किया गया है एआई के द्वारा, या जैसे भी किया गया है, इसकी फिलहाल क्या आवश्यकता थी? काफी कंट्रोवर्सी इस पे चल रही है, तो इसलिए जरूर इसे भी आप याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। महाजनपद काल की अवंती की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती थी, कौशाम्बी थी, उज्जैनी थी, या फिर तक्षशिला थी? तो यहाँ पे बेटा महाजनपद काल की जो अवंती है, इसकी राजधानी में अगर बात करते हैं तो ये उज्जैनी थी। अच्छा, 16 महाजनपद उस समय थे, 16 महाजनपद में से एक क्या था? अवंती था। इसकी राजधानी उनने उज्जैनी हो जाती है। और ये कहीं ना कहीं अगर देखें तो व्यापारिक एवं राजनीतिक केंद्र हुआ करता था, इसलिए इसे भी आपको याद रखना है। इसके साथ में जो आपके अन्य महाजनपद हैं, उनकी भी राजधानियां याद रखिएगा। हम किसी दिन एक क्लास में सिर्फ यही चीजें आपको बता देंगे, क्योंकि ये अक्सर आपसे पेपर में पूछे जाते रहते हैं। चलते अगले प्रश्न पर। अर्थशास्त्र ग्रंथ के लेखक कौन थे? पतंजलि थे, कौटिल्य थे, कालिदास थे, या फिर बाण भट्ट थे? तो अर्थशास्त्र जो कि किस संदर्भ में है? ये राजनीति से संबंध में है। ये पुस्तक किससे जुड़ी हुई है? राजनीति से जुड़ी हुई है। जिसको किसने लिखा था? इसको कौटिल्य ने लिखा था। कौटिल्य की हुई अन्य नाम से भी जानते हैं, अन्य नाम इनका क्या है? चाणक्य है। चाणक्य ने ही जो है आपका ये वाक्य कहा था कि जो शिक्षक होता है, शिक्षक के हाथ में क्या होता है? प्रलय एवं सृजन दोनों उसके हाथ की या उसकी गोद में पलते हैं। ठीक, मतलब किसी राज्य को अगर वो स्थापित करना चाहे तो स्थापित भी कर सकता है, और अगर विनष्ट करना चाहे तो विनष्ट भी कर सकता है। तो इसलिए ये कहा था चाणक्य ने। क्लियर? चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर।
मौर्य काल में धम्म महामात्र किसके द्वारा नियुक्त किए गए थे? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या फिर दशरथ के काल में? तो यहाँ पे बेटा याद देखिएगा, जो अशोक जी हैं, अशोक के समय में ही धम्म महामात्रों की नियुक्ति की गई थी। और ये मुख्यतः किस लिए थी? तो ये जो नैतिक मूल्य हैं उनके प्रचार एवं प्रसार के लिए या उसको स्थापित करने के लिए किया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कल्याण एवं नैतिक प्रशासन से जुड़ा हुआ था। कल्याण व नैतिक वृद्धि। वृद्धि। ठीक है बेटा, चलते हैं अगले प्रश्न पर। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, रुद्रदामन ने या फिर समुद्रगुप्त ने? तो यहाँ पे बेटा याद रखिएगा, इसका निर्माण किसने कराया है? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कराया गया है। और कहीं ना कहीं बाद में अगर बात करते हैं तो बाद में आपके रुद्रदामन हो गए, उन्होंने क्या कराया? इसकी मरम्मत करवाई थी। और कहीं ना कहीं जल प्रबंधन के बारे में देखें तो ये आपके सुदर्शन झील जल प्रबंधन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट, जैसा कि हमने अभी तक का नहीं देखा वैसी प्रबंधन प्रणाली को यहाँ पे अपनाया गया है। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अमर कोश ग्रंथ किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा के बारे में, खगोल विज्ञान के बारे में, शब्दकोश के बारे में, राजनीति के बारे में? तो अमर कोश जो ग्रंथ है बेटा, ये शब्दकोश से संबंधित है। और ये किस भाषा के शब्दकोश से संबंधित? तो बेटा ये संस्कृत भाषा के शब्दकोश से संबंधित है। अच्छा, इसकी रचना किसने की थी? अगर बात करते हैं तो इसको रचना अमर सिंह ने की थी। दोनों चीजें आपको याद रखना। पहली चीज क्या है? संस्कृत भाषा का अगर शब्दकोश पूछा जाता है तो अमर कोश है। रचनाकार कौन है? आपके अमर सिंह है। और ये अगर बात करते हैं तो गुप्त काल में इसकी स्थापना हुई है, मतलब रचित किया गया। कब किया गया? गुप्त काल में किया गया है, गुप्त काल में। तो ये तीन चार चीजें आपको यहाँ पे याद रखिएगा। इसमें एक चीज और है, यहाँ पे अगर इस के बारे में पूछा जाए तो इसे संस्कृत का जो थीसारस है उसे भी कहा जाता है। क्लियर? चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। ह्वेनसांग भारत में किस शासक के समय में आया था? समुद्रगुप्त के समय में, चंद्रगुप्त के समय में, हर्षवर्धन के समय में या पुलकेशिन द्वितीय के समय में? तो यहाँ पे ह्वेनसांग के बारे में पूछ रहा है। कमेंट जरूर करिएगा कब, अगर आप जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो याद रखिएगा ये हर्षवर्धन के समय में आया था। ह्वेनसांग है क्या? तो ये बेटा चीनी जो है आपके यात्री भाई साहब हैं, चीनी बौद्ध यात्री हैं। ये मुख्यतः जो है बौद्ध शिक्षा के बारे में ही जानकारी लेने आते हैं, लेकिन बाद में क्या है, इन्हें जो है यहाँ के भारत के बारे में भी जानकारी ये जुटाते हैं। तो वैसे नालंदा विश्वविद्यालय और तत्कालीन जो समाज है उसका विस्तृत वर्णन इन्होंने किया है। क्लियर? तो इसे याद रखिएगा। चलते अगले प्रश्न पर। भूमि अनुदान प्रथा का व्यापक प्रचलन किस काल में हुआ? मौर्य काल में, गुप्त काल में, वैदिक काल में या फिर हड़प्पा काल में? तो किसका भूमि अनुदान प्रथा के बारे में पूछ रहा है। तो भूमि अनुदान प्रथा का जो व्यापक विकास है ये बेटा आपके गुप्त काल में हुआ है, जिसमें ब्राह्मणों और अधिकारियों को भूमि दान दी जाती थी। किसको किसको? ब्राह्मण और अधिकारियों को भूमि दान दी जाती थी। इसे एक अन्य रूप में भी देख सकते हैं जो कि सामंती व्यवस्था है, उसके तौर पे यहाँ पे देखा जाता है। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। त्रिपुरी सम्मेलन किस कांग्रेस अधिवेशन से संबंधित है? 1938, 1939, 1940 या फिर 1942? तो बेटा ये 1939 से संबंधित। यहाँ पे आपका त्रिपुरी एक संकट भी है, जिसमें जो है सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के मतभेद के कारण प्रसिद्ध हुआ था। अब इसमें था क्या? इसमें सुभाष चंद्र बोस चुने जाते हैं, वहीं पे गांधी जी ने एक व्यक्ति को नियुक्त किया था, मतलब रिकमेंड किया था। वो उस इलेक्शन में नहीं पाते हैं, लेकिन बाद में क्या है, सुभाष चंद्र बोस ने जो है यहाँ पे इस्तीफा दे दिया था, और जिसको गांधी जी ने नॉमिनेट किया था उसी को यहाँ पे अध्यक्ष के तौर पे चुना जाता है। तो इसीलिए त्रिपुरी संकट के नाम से भी फेमस है, और 1939 का है त्रिपुरी अधिवेशन। तो इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। चलते अगला प्रश्न पर। इब्न बतूता द्वारा लिखित भारत संबंधी यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है? किसके द्वारा? इब्न बतूता। क्लियर? अब देखिए इसका अगर बात करते हैं, इंडिका है, किताब उल हिंद है, रिहला है या फिर तारीख है फिरोज शाही। तो जो रिहला है इस नाम से इब्न बतूता द्वारा एक यात्रा का वृत्तांत लिखा गया।
अब इसमें क्या है, इसमें जो दिल्ली सल्तनत है उसके समाज, प्रशासन और जीवन शैली के बारे में वर्णन किया गया है। किसके बारे में? तो दिल्ली सल्तनत के बारे में। इसके पूरे समाज के बारे में बताया गया है और प्रशासन के बारे में। क्लियर? तो इस चीज को याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दीन ए इलाही की शुरुआत किसने की थी? बाबर ने किया था, हुमायूं ने किया था, अकबर ने किया था, जहांगीर ने किया था। तो इस चीज को आपको याद रखना है। अब ये दीन ए इलाही की शुरुआत किसने किया था? तो इसका जो है शुरुआत आपके अकबर ने किया था। उद्देश्य क्या था दीन ए इलाही का? उद्देश्य बेटा इसका ये था कि विभिन्न धर्मों के मध्य समन्वय, विभिन्न धर्मों के मध्य समन्वय को स्थापित करना, ये मुख्यतः इसका काम था कि अलग अलग धर्म भी है तो हम अलग अलग धर्मों को एक में समन्वय करेंगे, मतलब सबको देखेंगे। ये अकबर के समय का है। क्लियर? तो इसमें क्या है, इसे व्यापक जन समर्थन जो है वो नहीं मिला था, क्योंकि ये मुगल जो थे वो उतना समर्थन इसका नहीं कर पाए थे कि भैया अन्य धर्मों को समन्वय क्यों किया जाए, जब प्रशासन जो है मुगल के पास है या मुस्लिमों के पास। ठीक? क्लियर? चलते अगले प्रश्न पर। अल-बरूनी भारत में किस शासक के समय में आया था? महमूद गजनवी के शासन में, मोहम्मद गोरी के शासन में, अलाउद्दीन खिलजी के शासन में, या फिर बलबन के शासन में? तो यहाँ जो अल-बरूनी है ये महमूद गजनवी के शासनकाल में भारत आया था। और अगर बात करते हैं तो ये आपका जो एक बुक इसने लिखी, किताब उल हिंद, किताब उल हिंद, इस किताब में जो है भारत के उस समय के बारे में जो समाज है, धर्म है, विज्ञान है, इन सब चीजें के बारे में विस्तार से वर्णन किया है अल-बरूनी ने। तो इन तीन चीजों को यहाँ पे याद रखिएगा। पहली चीज, अल-बरूनी किसके शासन में आया? महमूद गजनवी के शासन में आया। कौन सी पुस्तक लिखी? किताब उल हिंद लिखी है। किसके बारे में वर्णन किया है? समाज, धर्म और विज्ञान के बारे में वर्णन किया है। चलते अगले प्रश्न पर। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? पुणे में, रायगढ़ में, सतारा में, या फिर तोरणा में? तो बेटा यहाँ पे याद रखिएगा, इसका जो आपका राज्याभिषेक है ये आपके रायगढ़ में होता है। और कब होता है? ये 1674 में होता है, रायगढ़ किले में। और इस समारोह में जो मराठा की सत्ता है उसको वैधानिक मान्यता प्रदान की जाती है। तो बेटा आज के जो हमारे टोटल प्रश्न थे इसमें से आपके कितने प्रश्न सही हुए उसका उत्तर जरूर दीजिएगा। और साथ में जो हमने ये प्रश्न पूछा है आपसे, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? बाबर ने करवाया है, हुमायूं ने करवाया है, अकबर ने करवाया है, या फिर शाहजहां ने करवाया है? जिसने भी करवाया है उसका कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। हम देख लेते हैं जो कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था उस प्रश्न का उत्तर। हमारा प्रश्न था, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो बेटा इसका मुख्यालय आपका बेंगलोर में स्थित है, जहां से ही पूरे अंतरिक्ष कार्यक्रम है उन सभी को संचालित किया जाता है। तो इस चीज को जरूर याद रखिएगा। तो बेटा आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं। हमारी जो कल की क्लास रहेगी ये हमारी भारतीय भूगोल के संदर्भ में रहेगी, जरूर जुड़िएगा। और इसी के साथ में जाने के पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।